हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक एसिड्स, जो कि सेकेंड यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है। और इस लेक्चर में हम बेसिकली एरोमेटिक एसिड्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और एरोमेटिक एसिड की जो एसिडिटी है वो क्या होती है। ठीक है, एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम जो पढ़ते मतलब ऐसा करते थे ना कि कोई हमने अगर एरोमेटिक अमीन उठाया था तो हम उसकी रिएक्शंस और प्रिपरेशन के मेथड पहले पढ़ लेते थे, लेकिन इसको हम ऐसा करते हैं कि पहले इसका बेसिक टेक्निकल पार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके रिएक्शंस एंड ऑल थिंग्स बाकी आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इसका एरोमेटिक एसिड क्या होता है इस बारे में, और इसकी एसिडिटी क्या होती है। तो बच्चों, aromatic acids are compound in which one or more carboxylic groups are attached directly to the aromatic ring. ओके, तो डायरेक्टली जब एरोमेटिक रिंग से एक या एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है तो वो एरोमेटिक एसिड कहलाता है। ठीक है, तो कुछ जो सबसे पहला हमारा एरोमेटिक एसिड है जो ये बन गया है हमारे हाथ से, तो क्या नाम है उसका? बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब क्या है, इसके जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, सपोज करिए अगर यहाँ पर आपका लगा हुआ है OH ग्रुप, तो क्योंकि ये बेसिक बेंजोइक एसिड है तो ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और बहुत ही वेल नोन कंपाउंड है, इसका नाम है, कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। ओके, दूसरा क्या है, अगर सपोज करिए, ये मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ आपको एरोमेटिक एसिड्स के, COH और NH2 लगा हुआ है सपोज यहाँ पे, तो इसको हम नाम दे देंगे ऑर्थो, फटाफट बताइए, अमीनो बेंजोइक एसिड, और इसको कॉमनली हम बोलते हैं एंथ्रेलिनिक एसिड। ओके, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। वन और मोर देन वन का, तो एक एग्जांपल ये है हमारा जिसमें हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं, इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। ओके, एक और देख लो, COH CH3 होता है तो सिर्फ टॉल्यूइन होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है तो बोल देंगे इसको ऑर्थो टोलुइक। देखो बेंजोइक, इसलिए यहाँ पर आ गया टोलोइक एसिड। ठीक है, अब ये आपका लगा है अगर यहाँ पर, इसका नाम आप अपने आप लिख लोगे मेरे ख्याल से, क्या बोल सकते हैं इसको? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए कुछ कॉमन एग्जांपल्स बेंजोइक एरोमेटिक एसिड्स के। ठीक है, तो कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बेंजोइक एसिड की, दो तीन, जैसे कि बेंजोइक एसिड जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, सिर्फ बेंजोइक एसिड की बात, और ये कलरलेस होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 122 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ही अच्छा मेल्टिंग पॉइंट, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इसको कई बार स्टैंडर्डाइजेशन में भी यूज़ करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, और क्या है, स्टीम वॉलेटाइल होता है, स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन एसिटिक एसिड। ये सारे इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो अब सीधे से हम शुरू करते हैं एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है,
हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड की। ठीक है, तो इसको बेंजोइक एसिड ही ले लेते हैं एग्जाम्पल में। तो बेंजोइक एसिड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन, ठीक है, OH और डबल बॉन्ड्स O। ठीक है, तो यही है ये। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो हमें याद क्या करना है, फिनॉल को याद कर लेते हैं यहाँ पर इसको कंपैरिजन करने के लिए। फिनॉल में हमने क्या किया था, एसिडिटी जानने के लिए हमने क्या किया था, जब फिनॉल ने को डिसॉल्व किया गया वाटर में रिएक्ट कराने के लिए, ठीक है, तो उसने क्या दिया, नाम बता दो फटाफट, सबको आता होगा ये, क्या है ये, क्या है ये, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हाँ फ्लैशबैक में जाके याद कर लेते हैं। फिनॉक्साइड आयन बना रहे थे हम, फिनॉक्साइड आयन बनाने के बाद हम क्या कर रहे थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे उसके। तो मुझे यहाँ पर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके हाइब्रिड बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ डेल्टा इस यहाँ मूव कर रहा था ना, ऐसा हाइब्रिड बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन का। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे और ये कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर, ठीक है, एम्फेसाइज कर रही हूँ मैं, कार्बन के ऊपर, कार्बन जो था वो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब हम सबको पता है कार्बन इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन कैरी करने वालों में से नहीं है, कार्बन के ऊपर आ जाता है संकट। ठीक है, तो क्या करना चाहता है ये, जल्दी जल्दी अपने आप को डीलोकलाइज कर देता है, मूव कराता रहता है और फाइनली फिर से ये फिनॉक्साइड आयन अपना बनता रहता है। ठीक है, तो ये कहानी थी फिनॉल की। ठीक है, देखो एक एसिड का काम होता है हाइड्रोजन को निकालना। ठीक है, अब जब उसमें से हम प्रोटॉन बोल दो, प्रोटॉन को निकाल रहे हैं, निकल रहा है आसानी से, तो जितनी आसानी से एसिड के अंदर से प्रोटॉन निकल जाएगा उतना ही बढ़िया एसिड आपको मिलेगा। तो फिनॉक्साइड आयन को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रोटॉन निकालने के लिए, इवन वो बहुत स्टेबल है उसके बाद भी। ठीक है, देखो अगर ये स्टेबल नहीं होता ना, तो क्या करता है, ये वापस से अपने हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश करता, जैसा कि हम अल्कोहल्स में देखते हैं। देखो मैं यहाँ से टॉपिक से हट नहीं रही हूँ, अल्कोहल्स और फिनॉक्साइड फिनॉल मैंने आपको बीच में बता दिया जबकि हम पढ़ रहे थे एरोमेटिक एसिड। कोई बात नहीं, इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो देखो अल्कोहल का केस क्या होता है, जैसे ROH की बात करें, तो जब वाटर में डिसॉल्व करा इसको, तो ये क्या करता है, RO नेगेटिव, ठीक है, प्लस H3O। ओके, तो ये बना जाता है। अब क्या होता है, R क्या है, एक अच्छा सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये ऑक्सीजन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन फेंकता है, ऑक्सीजन उसे कैरी करता है, लेकिन ऑक्सीजन इतने सारे इलेक्ट्रॉन को कैसे संभाले, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डगमगा जाती है। ठीक है, तो क्या करता है ये ऑक्सीजन, जल्दी से कोशिश करता है कि मुझे अपना हाइड्रोजन वापस मिल जाए, और ये उस हाइड्रोजन को उतना अच्छे से छोड़ नहीं पाता। इसीलिए जो अल्कोहल्स होते हैं वो फिनॉल से क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी की अगर हम बात करें तो इन दोनों के केस में, फिनॉल और अल्कोहल के केस में, फिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, अब देखो आते हैं अपने पॉइंट पर। यहाँ हम अगर इसकी बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब देखो यहाँ ट्विस्ट क्या है कहानी में, कि यहाँ जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की बात करेंगे तो होता क्या है, ये देखो, चलो बना ही लेते हैं पहले। सबसे पहले जब इसको तो होगा क्या, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। ठीक है, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, ठीक है,
और प्लस हमारा H3 पॉजिटिव। ये तो चल ही रहा है क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, तो इसको तो ये कैरी करेगा ही। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है। पहली चीज, ये जो कार्बन बीच में आ जा रहा है ना, और ये जो दो ऑक्सीजन इसमें है, इससे क्या होता है, ये जो चार्ज यहाँ पर है, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आया, वो सिर्फ इसी पोर्शन में मूव होता रहता है, रिंग के बाहर। रिंग के अंदर वो जाता ही नहीं है क्योंकि उसके पास बीच में एक ये कार्बन आ गया। ठीक है, तो इस वजह से ये रिंग के बाहर ही अपना काम दिखाता रहता है और रिंग के को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। इसलिए हम यहाँ पर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की बात करेंगे तो वहां पर हमें दिक्कत आएगी। तो इसका अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना भी लें तो ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा। सपोज पहला हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ओके, अब क्या होगा, ये चार्ज यहाँ मूव करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो चार्ज सिर्फ कहाँ मूव किया, और यही प्रोसेस, यही जो रेजोनेंस है, इतना ही रेजोनेंस इसमें शो हो सकता है। ठीक है, तो इसके सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अरे मैडम क्या बोल दिया आपने, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कहेंगे अब आपकी ये इससे ज़्यादा स्टेबल है, फिनॉक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल है। आप तो कह रहे थे कि ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबिलिटी। नहीं, बिल्कुल। इस केस में क्योंकि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जितने उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी भी तो देखेंगे भाई। अब यहाँ पर तो रिंग्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, डीलोकलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है, तो हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात ही तो कर रहे हैं इसमें। अब दूसरा इतना इम्पोर्टेंट सा पॉइंट आता है यहाँ पर, स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है भाई इसकी। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है नहीं उतनी, स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ मैंने आपको बोला कि जो कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो कार्बन एटम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, उन्होंने इस नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रखा है, या इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं। अब इतने बढ़िया तो होते नहीं है कार्बन नेगेटिव या फिर इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने वाले। ठीक है, तो बढ़िया कौन होता है, इलेक्ट्रॉन को बढ़िया से कैरी कौन कर सकता है, ये भाई साहब जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होगी तो बढ़िया से इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कैरी, तो अब तुम अब कहोगे मैडम यहाँ भी तो ऑक्सीजन था, इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा था, तो आपने क्यों कहा ये स्टेबल नहीं है। अरे भाई, हुआ क्या, स्टेबल इसलिए नहीं है, यहाँ पर देखिए आपके पास कौन आ गए, दो ऑक्सीजन आ गए, जिन्होंने अपने एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज लिया और इन्होंने रेजोनेंस दिखा दी, बिकॉज इनके पास ये दो साथी आपस में इस चार्ज को क्या कर रहे थे, बारी बारी से थोड़ी थोड़ी देर के लिए बांट रहे थे कि भाई थोड़ी देर तू पकड़ ले इस चार्ज को, थोड़ी देर मैं पकड़ लेता हूँ। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो अल्कोहल है वो लीस्ट स्टेबल हो गया इन कंपेयर टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और क्योंकि ये क्यों लेस स्टेबल हुए भाई साहब, क्योंकि इन पे इनका जो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे थे वो कौन कैरी कर रहा था, कार्बन एटम्स कैरी कर रहे थे। कार्बन एटम इतने बढ़िया से इलेक्ट्रॉन कैरी कर नहीं पाते हैं, तो स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में फिनॉक्साइड आयन की कम हो जाती है। तो यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो में सबसे स्टेबल कौन निकल के आया हमारे पास, ये हमारे एरोमेटिक एसिड, दैट इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड में क्या हो रहा था, फाइनली जो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम बना के देखेंगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, C, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, COO, चार्ज इन्होंने कैरी कर रखा है। ठीक है, और हमारे ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस दिखा रहे हैं, तो ये इसका हाइब्रिड हो गया। तो
यहाँ पर हम देखेंगे कि बढ़िया से उसने अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को रिटेन कर रखा है ऑक्सीजन ने। इसका मतलब ये अपने आप में स्टेबल है और ये नहीं कोशिश कर रहा है कि मैं हाइड्रोजन को दोबारा वापस ले लूँ। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को अपने दोबारा वापस लेने की कोशिश नहीं करता, जाने देता है आराम से, क्योंकि ये अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है फिनॉक्साइड, एक क्वेश्चन बन सकता है फिनॉक्साइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, या एल्कोक्सी आयन, ये है, इसमें से कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप क्या बता दोगे, कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, या फिर पूछ लिया जाए अल्कोहल, फिनोल्स और एरोमेटिक एसिड्स में से कौन से ज्यादा एसिडिक होगा, तो यहाँ इसका सीधा सा जवाब आपके पास आ जाता है बेंजोइक एसिड। बोल दो, बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन फिनोल, देन अल्कोहल। ठीक है, तो ये था इसका फंडा एसिडिटी का, क्यों एसिडिटी होती है बेंजोइक एसिड के अंदर, और कैसे ये रेजोनेंस नहीं शो करता दुर्भाग्यवश कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि COOH ग्रुप के अलग ही जल रहे हैं, वो अपना अलग ही काम कर रहा है एसिड का, और अपना हाइड्रोजन आराम से दे दे रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर कवर करूँगी। ठीक है, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।